नमस्कार, मैं हूं अजय और खबरें दमदार। इस वक्त की सबसे बड़ी इंटरस्टेट बस सेवा उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर से बहाल कर दी है। पड़ोसी राज्यों में सफर करने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों के लिए फिर से बसें चल जाएंगी। आवाजाही शुरू कर दी गई है। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए अब यूपी से बसें फिर से बहाल कर दी गई हैं। सीएम के आदेश के बाद परिवहन निगम ने बस सेवा शुरू कर दी है। सभी बस को सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसमें सफर कराया जाएगा। सीएम योगी ने रोडवेज बस सेवा को बहाल करने का आदेश दिया। उत्तराखंड बस से अब आ जा सकेंगे। यूपी से दिल्ली बस जाएगी, हरियाणा भी जाएगी, राजस्थान भी अब बस से आप सफर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से कोरोना की वजह से इन सेवाओं को बंद कर दिया गया था, लेकिन आज इस वक्त की बड़ी खबर, इन 3 राज्यों में बसों को फिर से चालू कर दिया गया है। तय एहतियात के साथ इंटरस्टेट बस सेवा, फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर बिठाया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा बसों को और पूरे एहतियात के साथ इन बसों को अब दूसरे राज्यों के लिए भी शुरू करने का आदेश। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए यूपी से बसें अब चलेंगी। कोरोना ने राज्य परिवहन निगम की बसों पर जो ब्रेक लगाया था, इंटरस्टेट बस सर्विसेज पर जो ब्रेक लगा दिया था, अब एक बार फिर से उन्हें बहाल किया जा रहा है। राजस्थान जा सकेंगे आप यूपी से, हरियाणा भी जाएंगे और दिल्ली का भी सफर कर सकते हैं आप यूपी से बस में बैठकर फिर से एक बार। अनामिका मेरे साथ जुड़ गई हैं इस वक्त और जानकारी के साथ। अनामिका, ये आदेश आ गया है, किस एहतियात के साथ कब से बसें चलेंगी अब? और देखिए अजय, लॉकडाउन जब शुरू हुआ उसके बाद से लगातार जो सख्तियां बढ़ती गईं, हालांकि इसके बाद सख्तियों में रियायत भी दी गई। इस रियायतों में ये कहा गया कि जो राज्य के अंदर जो बसें चल रही हैं, अलग अलग शहरों के लिए लोकल बसें हैं, वो तो चलेंगी, लेकिन दूसरे राज्य के लिए जो बसें हैं अभी फिलहाल उसमें ब्रेक लगाया गया था। लेकिन आज इस तरीके से अनलॉक हम देख रहे हैं, लगातार कई चीज़ों में आज बसों को लेकर के बड़ी राहत सरकार की ओर से दी गई है, जिसके तहत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जो बहुत ज़्यादा रश वाली रूट है, वहाँ पर बसों की जो सेवा है उसको बहाल कर दिया गया है। आपने अजय ये भी देखा होगा कि सबसे पहले यूपी में जो 2 दिनों का वीकली लॉकडाउन हुआ करता था, पहले उस पर ब्रेक लगाया गया, सैटरडे को लॉकडाउन से हटाया गया। उसके बाद एक खबर ये भी आई कल ही कि जो रविवार के दिन जो बंदी होती है उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया गया। और आज ये खबर आ रही है कि बस की जो सेवाएं हैं कुछ राज्यों के लिए वो बहाल कर दी गई हैं। तो सरकार का ये प्रयास है कि इस कोरोना संकट के बीच, कोरोना महामारी के बीच जो ज़रूरतें हैं लोगों की, यानी कि जो चीज़ों को ट्रैक पे लाने का प्रयास है, नॉर्मलाइज करने का प्रयास है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक बड़ी आबादी ऐसी है जो ट्रेन में सफर ना करके, फ्लाइट में सफर ना करके रोडवेज बसों का सहारा लेती है। जी बिल्कुल, ट्रैक पर लाने की लगातार कोशिश जारी है, लेकिन कोरोना फिलहाल कम नहीं हुआ है। इंटरस्टेट बसें चलेंगी तो ऐसे में एहतियात बरतने होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, हाइजीन का पालन करना होगा। तो इन सबको कैसे इंश्योर किया जा रहा है? और देखिए अजय, बहुत ही नियम शर्तें जो होंगी वो सख्त होंगी इस बार बसों में। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक तो बड़ी बात है कि आपने पहले देखा होगा, कोरोना काल के पहले लोग बसों में ठूस के भरे जाते थे, कुछ लोग डोर पे भी खड़े रहते थे। तो आपको ये कम से कम देखने को नहीं मिलेगा। बगैर मास्क के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात ये कि अगर सीट 2 है, यानी कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जिसमें ट्रिपल सीट होती है, कुछ में 2 सीटें होती हैं, तो प्रयास ये होगा कि जो बीच की सीट हो उसको खाली रखा जाए। इसके अलावा एक जो रूट होता है, जो एक टर्म होता है, अगर सवारी वहां उतरती है तो फिर बस को सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही दूसरी खेप जो होगी वो बस में बैठ पाएगी। इसके अलावा ये भी प्रयास किया जा रहा है कि बहुत सारी बसें ऐसी हैं जिसमें जो डोर है, जो दरवाज़ा है, वहीं पर एक ऐसी मशीन लगाई जाए जिससे जो भी यात्री अंदर एंटर कर रहा है वो सैनिटाइज हो करके ही अंदर प्रवेश कर पाए। हालांकि एक्सपेरिमेंट कोरोना काल में किया गया था और ये प्रयास किया गया कि अगर सफल होता है तो लगभग सभी बसों में आपको ऐसी व्यवस्था देखने को मिलेगी जहां पे हर यात्री बस में एंटर करते ही पहले सैनिटाइज होगा, फिर जाके अपनी सीट पर बैठेगा। इसके अलावा रूट चेंज होने के साथ ही, लोगों के उतरने के साथ ही जो सैनिटाइजेशन का काम है वो चलता रहेगा। तो जाहिर है अनामिका, जैसा आप बता रही हैं कि हर तरह के एहतियात के साथ अब इन इंटरस्टेट बसों को फिर से एक बार शुरू करने का आदेश दे दिया गया है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के लिए यूपी से बसें एक बार फिर से चलेंगी तमाम एहतियात के साथ।
लेकिन कुशीनगर से खबर शर्मसार करने वाली। प्रेमी जोड़े के साथ यहां पर बदसलूकी हुई। प्रेमी जोड़े के चेहरे पर कालिक पोतकर इन्हें घुमाया गया। प्रेमी जोड़े को जूते चप्पल से की माला पहनाई गई। गांव वालों ने लड़की के बाल काट डाले। कुशीनगर की हाटा कोतवाली का यह मामला है। भीड़ का शर्मनाक चेहरा सामने आया। ये देखिए किस तरीके से प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी हुई कुशीनगर में। क्या हो रहा है? मारा पीटा गया, शहर में घुमाया गया, बाल काटकर जूते चप्पल की माला पहनाई गई। बिल्कुल यह हक नहीं है किसी को। जो लोग ये कर रहे हैं वो कानूनन जुर्म कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भीड़ का ये शर्मनाक चेहरा प्रेमी जोड़े पर कहर। और कानपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजकीय बालिका गृह से 2 बालिका फरार हो गई है। पुलिस मौके पर है, जांच पड़ताल में जुटी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कंचू। राजकीय बालिका गृह हमेशा से ही चर्चाओं में रहा है। इस बार चर्चा का विषय है बालिकाओं के यहाँ से फरार होने का। इस वक्त मैं राजकीय बालिका गृह के ठीक बाहर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये वो राजकीय बालिका गृह है जहाँ से 2 जो युवतियां हैं या 2 किशोरियां यहाँ से फरार हो गई। ये 2 किशोरियां जसवंत नगर इटावा और दूसरी आगरा की हैं, जो कुछ ही दिन पूर्व यहाँ आई थी। अगर यहाँ की सुरक्षा की बात की जाए तो देखिए कितना ऊंची ऊंची बाउंड्रीज हैं और उस पर कटीले कांच लगा दिए, यानी 4 दीवारी पूरी बनी हुई है, पूरी सिक्योरिटी है। इसके बाद अंदर एक बाउंड्री बनी हुई है, उसके बाद अंदर एक गेट लगाया और बाकायदा उसमें कांस्टेबल्स रहते हैं। और उसके बाद भी बालिकाओं का फरार हो जाना कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इससे कितनी गंभीरता से लेते हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और बुलंदशहर में बीजेपी नेता की हत्या के बाद हुई लूट के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन पर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने पुलिस टीम को 50,000 इनाम देने का ऐलान किया है। बुलंदशहर में बीजेपी नेता के घर घुसकर हथियारों की नोक पर बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट कर ली और फरार होने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया और जमकर पिटाई के बाद बदमाश को पुलिस को सौंप दिया। बीजेपी नेता और नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन संजीव अग्रवाल के भाई ब्रजमोहन के घर बाइक सवार 2 बदमाश जबरन घुस गए और घर में मौजूद ब्रजमोहन की पत्नी को गन पॉइंट पर लेकर चाबी छीनकर अलमारी से लाखों रुपए लूट लिए। बदमाश के जाते ही महिला ने शोर मचा दिया, जिससे आसपास के लोगों ने बदमाश को दबोच लिया। देखिए, यहाँ पे घर में एक बदमाश के घुसने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस कार्रवाई की गई है। एक बदमाश गिरफ्तार किया गया, पैसे रिकवर हुए हैं। बाकी विस्तृत पूछताछ इनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। बदमाश से जो पकड़ा गया उससे भी पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से 8,30,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस के इस एक्शन पर सरकार ने भी उनकी पीठ थपथपाई। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस कार्रवाई के लिए पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने का ऐलान किया। और शाहजहांपुर में महिला पुलिसकर्मियों को व्हाट्सएप पर अश्लील फोटो भेजने के मामले में एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की है। एसपी ने आरोपी पुलिसकर्मी निसार हुसैन को निलंबित कर दिया है। पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मियों को अश्लील फोटो भेजकर तंग करता था। महिला पुलिसकर्मियों ने एसपी एस आनंद से इसकी शिकायत की थी। एसपी एस आनंद ने मामले को गंभीरता से लिया और पुलिसकर्मी को निलंबित करते हुए मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी है। थाना रामचंद्र मिशन में नियुक्त कुछ महिला आरक्षियों द्वारा यह शिकायत की गई कि एक आरक्षी जो वर्तमान में थाना कोतवाली में नियुक्त था, उसके द्वारा कुछ अश्लील फोटोग्राफ वगैरह उनके व्हाट्सएप पे भेजा जाता है और उन्हें तंग किया जाता है। तो इसका संज्ञान तत्काल लेते हुए उस आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है और इसकी जांच सीओ सिटी द्वारा की जा रही है और इन आरोपों की पुष्टि होने पर उसके विरुद्ध भी कठोरतम विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद पिछले 24 घंटे के भीतर 2 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। आज महोबा के एसपी मणिलाल पाटीदार को अवैध पैसे की वसूली करने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। इन पर आरोप है कि परिवहन की गाड़ियों से अवैध पैसा कमाते थे। जबकि कल प्रयागराज के एसएसपी रहे अभिषेक दीक्षित को सीएम ने भ्रष्टाचार के आरोप लगने और कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने की वजह से सस्पेंड कर दिया था। डायरेक्ट एक्शन।
सीनियर आईपीएस के खिलाफ। और इससे पहले पिछले कुछ महीनों में भ्रष्टाचार, कामकाज में लापरवाही के आरोप और दूसरी वजहों से मुख्यमंत्री योगी ने 7 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड किया था। योगी सरकार ने दिनेश चंद्र दुबे, अरविंद सेन, अतुल शर्मा, एन कोलांची को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया था, जबकि वैभव कृष्ण, डॉक्टर सतीश कुमार और सुभाष चंद्र दुबे को दूसरे आरोपों में सस्पेंड किया गया था। अब तक 7 भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। और अब देखिए ये 2 तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 महीने में 7 से ज्यादा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में इन्हें सस्पेंड किया है। आपको ये तस्वीरें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, जिनके खिलाफ सीएम ने कार्रवाई की है। यूपी पुलिस अवैध हुक्का बार पर लगातार छापेमारी कर रही है। कानपुर हो या मथुरा, हर जगह अवैध हुक्का बार पर पुलिस की नजर है। आज मथुरा में पुलिस ने अवैध हुक्का बार में छापा मारकर 14 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। कल कानपुर में पुलिस ने अरेबियन हुक्का बार में छापा मारा था और बार का लाइसेंस रद्द कर दिया था। कानपुर में ही सोमवार को पुलिस ने नवाब रेस्टोरेंट का भी लाइसेंस रद्द किया था। लेकिन हैरानी की बात है कि छापेमारी और सख्ती के बावजूद कानपुर समेत कई शहरों में अवैध हुक्का बार धड़ल्ले से चल रहे हैं। सवाल है कि ये कार्रवाई क्या महज दिखावे के लिए है? कल जिसका लाइसेंस रद्द हुआ, जिस हुक्का बार का, आज वो फिर से चालू हो गया है। कानपुर में यही तस्वीर दिखाई पड़ी है। तो क्या सब कुछ दिखावा है? और खाद्य विभाग की टीम ने कानपुर में जिस तरह हुक्का बार को सीज करने की बात कही थी, वहां आज भी नशे के आदी युवा धुएं के छल्ले उड़ाते नजर आए। देखिए, कानपुर में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की छापेमारी तो जारी है, मगर बावजूद इसके कानपुर में युवाओं को नशे का आदी बनाकर बर्बाद करने वाले हुक्का बार और रेस्टोरेंट धड़ल्ले से चल रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर पुलिस महज खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। स्वरूप नगर, कल्याणपुर, किदवई नगर, चकेरी जैसे इलाकों में अवैध हुक्का बार चलाए जा रहे हैं। हैरानी की बात है कि मंगलवार को खाना पूर्ति करने के लिए स्वरूप नगर के अली दरबार रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा था और हुक्का बरामद कर रेस्टोरेंट को सील करने की बात कही थी। मगर आज वही रेस्टोरेंट खुला दिखा और यहाँ पहले की तरह नशे के आदी युवा बैठे नजर आए। युवा पीढ़ी को बर्बाद करते ये रेस्टोरेंट, हालांकि हुक्का की आड़ में छापेमारी की कार्रवाई तो जरूर हुई है, मगर छापेमारी सिर्फ उन्हीं संस्थाओं में हो रही है जो मुट्ठी अधिकारियों की गर्म नहीं कर रहे हैं। लगातार कार्रवाई होने के बावजूद भी इस वक्त मैं ऐसे ही एक ऑफलाइन पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ हुक्के की लोगों को, युवाओं को पिलाया जा रहा है और जवान और युवा पीढ़ी को खोखला किया जा रहा है, जिसे देखने वाला कोई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और आज मथुरा में पुलिस ने हुक्का बार पर छापेमारी की। नशे के सौदागरों पर पुलिस की नकेल कसने का सिलसिला जारी है। मथुरा में पुलिस ने अवैध हुक्का बार में छापा मारकर 14 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को मंडी चौराहे के पास एक जगह पर अवैध हुक्का बार चलाने की खबर मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने शराब और बियर की बोतलों के साथ नशीला पदार्थ भी हुक्का बार से बरामद किया है। देखिए, जनपद मथुरा में विभिन्न जगह से जैसे जैसे सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि जो गैर कानूनी काम है या अनैतिक गतिविधियां हैं, चाहे वो जुआ, सट्टा हो या साथ में देव व्यापार या हुक्का बार या ऐसी जो भी हैं, उन संबंध में दिशा निर्देश थाना प्रभारियों को और सीओस को दिए गए हैं कि ऐसी सूचनाएं संकलित करके तत्काल उस पर कार्रवाई करें। पुलिस लगातार होटल्स, ढाबों और स्पा सेंटर पर छापे मारकर नशे के कारोबारियों को एक्सपोज कर रही है। पुलिस को लगातार पेरेंट्स शिकायत कर रहे थे कि उनके बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं और शहर में चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई की जाए।
सीओ सिटी की अगुवाई में कार्रवाई हुई। पुलिस कह रही है कि रेस्टोरेंट और हुक्का बार की आड़ में नशे के सौदागरों पर नकेल जारी रहेगी। न्यूज 18 के लिए मथुरा से नितिन गौतम की रिपोर्ट। भदोही में 2 बच्चों के साथ एक महिला पानी की टंकी पर चढ़ गई। बाद में अधिकारियों ने आश्वासन देकर इसे टंकी से नीचे उतारा। दरअसल पिछले 4 महीने से जमीन पर कब्जे को लेकर ये महिला परेशान है। इसे लेकर अधिकारियों से महिला ने गुहार भी लगाई, मगर सुनवाई नहीं होने पर महिला अपने बच्चों के साथ डीएम आवास के पास बनी टंकी पर चढ़ गई। मौके पर पहुंचा प्रशासन और मांगों पर कार्रवाई की बात कह महिला को बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा। तो 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर में महिला अपने बच्चों के साथ टंकी पर चढ़ी दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तस्वीर नीचे खड़े अधिकारियों की है जो परेशान महिला को समझाने की कोशिश में लगे हैं। इन तस्वीरों में देखिए कैसे महिला ने पीड़ित परिवार को समझाने के बाद नीचे उतारा पुलिस ने। इस कामयाबी के बाद ही अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हम अपने जमीनी के कारण चढ़ी रहे, हमारी जमीन बंटवा रहे, ना ही बंटवान 4 महीना का मुआवजा कर्जा से हम जीव बाजी के बाबा बेजाई रुपया लेके हम जमीन लिखाए रहे। अब ब्याज वाला ब्याज मांगा का जमीन नहीं पावत है, हम कहाँ से ब्याज दे अपन तीनों के दिला के लेके मौत कर लेते हैं। अपन प्रकरण संज्ञान में यह आया कि इस महिला ने किसी से जमीन खरीदी है, उसका नामांतरण हमारे यहाँ हो गया था और इसकी कोई पैमाइश संबंधी समस्या है, जबकि आज के दिनांक में उसका डेट लगा हुआ था कि आज पैमाइश करने जाएंगे। पता नहीं किसी उपद्रवी लोगों के उकसाने पर ये ऊपर टंकी पर चढ़ गई। एक लेखपाल पे आरोप भी लगा है कि उससे 10,000 रुपए की मांग की थी उस लेखपाल ने। अगर ऐसा कोई आरोप है तो उसकी मैं विधिवत जांच कराऊंगा। वैसे इस समय ऐसा कुछ नहीं है। लौटते हैं खुशी पलों में और दमदार खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने लैंड यूज पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब कृषि भूमि पर यानी खेती बाड़ी वाली जमीन पर घर बनाने के लिए किसानों को बार बार तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा कृषि भूमि पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने और कर्ज लेने के लिए बार बार तहसील भी नहीं जाना होगा। उत्तर प्रदेश में हम लोगों को खेती की जमीन पर घर बनाने, उनके लिए कर्ज लेने, नक्शा पास कराने या किसी दूसरे इस्तेमाल के लिए अब तहसील दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तहसील मुख्यालय से एसडीएम को 45 दिन के अंदर ही कृषि भूमि के लैंड यूज बदलने के आवेदन पर फैसला लेना होगा। अगर 45 दिन में आवेदन का फैसला नहीं होगा तो खुद ही आवेदन को स्वीकार माना जाएगा। सरकार ने इसके लिए राजस्व संहिता के नियमों में बदलाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। फिलहाल राज्य में भू उपयोग परिवर्तन के हजारों मामले लंबित है। नई अधिसूचना न सिर्फ लोगों को फायदा होगा, बल्कि राज्य किसानों से औद्योगिक इकाइयों के लिए सीधे जमीन खरीदने वाले निवेशकों को फायदा होगा। इससे कई प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी, साथ ही जमीनी स्तर पर रोजगार या कारोबार शुरू करने के लिए आगे आने वाले लोगों को भी आसानी होगी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। एयरपोर्ट के आसपास 3 और 5 स्टार होटल्स बनाने की भी योजना है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिसंबर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 600 एकड़ में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट पर रनवे की लंबाई 1700 मीटर से बढ़ाकर 2300 मीटर कर दी गई है, ताकि बोइंग 737 की भी उड़ान हो सके। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 525 करोड़ रुपए अयोध्या जिला प्रशासन को दे दिए गए हैं। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जमीन के लिए मुआवजे के तौर पर 360 करोड़ रुपए किसानों को दिए भी जा चुके हैं। एयरपोर्ट के आसपास 3 और 5 स्टार होटल्स बनाने की भी योजना है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट होगा। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट का ये विहंगम दृश्य है। यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ खड़ा आप देख रहे हैं। इस पर लिखा हुआ नीचे राजकीय हवाई पट्टी अयोध्या, जिसका नाम अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट की पहले जो रनवे होना था वो 1700 मीटर होता, लेकिन अब बोइंग 777 विमान चलवाने के प्रस्ताव के बाद अब इसका रनवे 2300 मीटर किया जा रहा है। और देवरिया में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही राम जानकी मंदिर बनने वाला है। राम जानकी मंदिर के अलावा भगवान भोलेनाथ के मंदिर के साथ देवरिया में कई और मंदिर बनेंगे। राम जन्मभूमि अयोध्या और लव कुश जन्मभूमि देवरिया का करोड़ों साल पुराना नाता है। अब जब अयोध्या में राम मंदिर की तैयारी शुरू हो गई है, तो देवरिया में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही राम जानकी मंदिर बनने वाला है। राम मंदिर बनाना है। राम मंदिर के लिए हम लोग को नक्शा बनवाया, जो करीब
करोड़ रुपये करीब करोड़ रुपये से लागत से बन रहा है। करीब 2 साल में लोगों के सहयोग से बनना है, 2 साल में पूरा होगा। खास बात यह है कि 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था। उसी दिन बसंतपुर धुसी कस्बे में इस मंदिर की आधारशिला रखी गई थी। जिस डेट में, जिस तिथि में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था अयोध्या में, उसी तिथि को लगभग उसी समय पर एक अपने राम जानकी मंदिर के लिए शिलान्यास उन्होंने कराया था, वास्तु पूजन कराया था। प्रोजेक्ट के मुताबिक राम जानकी मंदिर के अलावा भगवान भोलेनाथ के मंदिर के साथ और कई मंदिर बनाए जाएंगे। मंदिर के बाहर 40 यज्ञशाला और संतों के लिए आवास बनने की भी योजना है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत का यह मंदिर 2 साल में बनकर तैयार होगा। इन दमदार खबरों के बाद कुछ ही पलों में उत्तराखंड एक्सप्रेस, बने रहिए हमारे साथ।